Everyone, welcome back to Litwits. We are back again with another poem prescribed in class 11th. That is, as you can see on the screen में भी आप देख रहे हैं, poem का नाम है The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Now, जैसा कि आप देख रहे हैं, Laburnum Top, written by Ted Hughes. Laburnum is a tree. Laburnum एक tree का नाम है और बहुत सुंदर दिखता है. येलो फ्लावर्स होते हैं उसमें. एंड उसी के बारे में पोएट ने पोएम लिखा है और उसी का डिस्क्रिप्शन है जिसे हम आगे पोएम में पढ़ेंगे. पोएट हैं टेड ह्यूज. नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टेड ह्यूज. अब एक्सक्यूज मी, ये आप देख सकते हैं, ये है टेड ह्यूज. ही इज़ एन इंग्लिश पोएट है वो, और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं बर्ड्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि क्रो के ऊपर लिखा है इन्होंने, हॉक के ऊपर लिखा है. और यहाँ पे ये द लेबर्नम टॉप में इन्होंने एक और बर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है. दैट इज़ अ बर्ड इज़ गोल्ड फिंच. गोल्ड फिंच एक बर्ड है जो इस लेबर्नम ट्री में, जिसका नेस्ट है, और पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से उसका डिस्क्रिप्शन दिया है. Now this is the laburnum tree with yellow flowers. आप देख रहे हैं पीले फूल हैं इसमें. This is the bird goldfinch. ये bird है, goldfinch bird है. पोएट ने इसके बारे में लिखा है goldfinch. This is goldfinch bird. As you can see, the bird is also yellow in color. And the laburnum tree also has yellow flowers on it. So आपको ये समझना चाहिए कि येलो कलर इस पोएम में पोएट ने मेन थीम की तरह यूज़ किया है. येलो कलर इज़ यूज्ड एज अ मेन थीम इन द पोएम. नाउ इसका पोएम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया है. इससे थोड़ा सा आपको पोएम के बारे में आइडिया मिल जाएगा. Now, the poem The Laburnum Top is written by Ted Hughes. As you know, the poet is Ted Hughes. It is about a repaying relationship between the laburnum tree and the goldfinch bird. ये जो goldfinch bird है, इस laburnum tree में अपना इसने nest बनाया है और ये उसका घर है. The tree is yellow, silent and death-like. Tree yellow है, silent है, चुपचाप है, मूवमेंट नहीं है ट्री में, बिल्कुल डेथ लाइक है, डेथ से कंपेयर किया गया है. और जब वो बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड, उस ट्री में आती है अपने नेस्ट में अपने यंग वंस को देखने के लिए, तब वो ट्री एक तरह से जीवित हो जाता है. जब वो बर्ड नहीं होती है तो द ट्री इज़ वेरी साइलेंट लाइक डेथ, बिल्कुल स्थिर शांत. लेकिन जब वो बर्ड आती है और ट्री पर बैठती है, गोल्डफिंच बर्ड, then the tree becomes alive. The yellow bird has a shelter on the tree where she feeds her young ones, but as soon as the bird leaves to fly in the sky, the tree becomes silent and death-like again. उस बताया मैंने, उस ट्री में गोल्डफिंच बर्ड का घोंसला है, नेस्ट है, और वो आती है अपने यंग वंस को फीड करने के लिए. और उस दौरान ट्री में हलचल रहता है, मूवमेंट रहता है. इट कम्स टू लाइफ. ऐसा लगता है कि ट्री फिर से जीवित हो उठा है. और जो यंग वंस के चहचहाने की आवाज़, उनके पंखों की आवाज़, मूवमेंट की आवाज़, ब्रांचेस हिलने लगते हैं, ये सारे डिस्क्रिप्शन पोएम में पोएट ने दिया है. आगे हम जब स्टैंजा करेंगे तो देखेंगे. नाउ दिस इज़ अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. इसे आप लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. द पोएम लेबर्नम टॉप is a beautiful poem in which the poet has used a laburnum tree and the goldfinches as a symbol of life and its fluctuations. पोएट ने लेबर्नम ट्री को चूज़ इसलिए किया है और गोल्डफिंच बर्ड को चूज़ किया है एज ए सिंबल की तरह, कि जो हमें लाइफ और उसके फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट करते हैं. यानी कि जीवन में हमारी जो लाइफ है, इट इज़
इट इज़ अ जर्नी और जिसमें कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और वो एक समान नहीं रहता। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन आता है लाइफ में या लाइफ में कुछ विपरीत स्थिति आती है या हलचल रहता है या उथल पुथल रहता है, तो आफ्टर सम टाइम, ओवर टाइम, लाइफ वो सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं एंड अगेन लाइफ स्थिर होकर चलने लगती है। तो व्हाट द पोएट वांट टू से इज़ कि हमें उस स्थितियों में भी एक पॉजिटिविटी रखना चाहिए टूवर्ड्स लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, बिकॉज हमारा आउटलुक ही हमारा लाइफ को डिफाइन करता है। और जो ये फ्लक्चुएशंस आते हैं ये टेम्पररी होते हैं, विद टाइम ये स्थिर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, एंड देन अगेन the life moves on. This is the basic idea of the poem. In this poem, the poet describes how the visit of the goldfinch changes the laburnum tree. Poet ये बताते हैं जब laburnum tree पर goldfinch bird आती है तो उस वक्त वो ट्री का कंडीशन डिफरेंट होता है। वो ट्री एकदम अलाइव हो जाता है, बिल्कुल हलचल उसमें होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। जब तक गोल्डफिंच यहाँ पे नहीं रहती तब तक तो ट्री बिल्कुल स्थिर और शांत रहता है, और एक बार गोल्डफिंच बर्ड वापस आती है दैट टाइम द ट्री इज़ फुल ऑफ एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट होने लगता है। वंस द गोल्डफिंच बर्ड, फिर उसके बाद जब वापस गोल्डफिंच बर्ड उड़ जाती है, अगेन द ट्री बिकम्स क्वाइट एंड स्टिल। तो लेबर्नम टॉप एक सिंबल है हमारे लाइफ के पैटर्न का, जो ऐसे डल है, इनएनिमेट है, बस एक मोनोटोनस में, एक मोनोटनी में रूटीन लाइफ चलता रहता है, और जिसमें कि कुछ ब्रेक्स आते हैं जब हमारे जीवन में या तो कोई उत्साह होता है, कोई हलचल होता है, कन्फ्यूजन होता है, या मे बी कुछ हैप्पीनेस आता है सडन। दैट मीन्स एक लाइफ आ जाता है लाइफ। अदरवाइज वो एक स्मूथ सेलिंग या मोनोटोनस भी कह सकते हैं, रूटीन लाइफ चलता रहता है। तो द गोल्डफिंच ब्रेक्स द यूजुअल पैटर्न एंड मेक्स इट लाइवली। और जब गोल्डफिंच बर्ड नहीं रहती है तो ट्री वापस एकदम एक शांत खड़ा रहता है ट्री, और जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, जैसे कि सारे पेड़ रहते हैं विदाउट लाइफ, चुपचाप से जहाँ पे है वहाँ पर है, विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी लाइफ इन इट। लाइफ इन द सेंस कि पेड़ों में मूवमेंट है, पक्षी चहचहा रहे हैं, इस सेंस में लेना है। अदरवाइज ट्री इज़ अ लिविंग बॉडी, बट इवन देन लाइफ मतलब कि जैसे उसमें अभी जब गोल्डफिंच आती है तो सारे ब्रांचेस मूव करते हैं, वो यहाँ उड़ती है, वहाँ उड़ती है, अपने नेस्ट के पास जाती है, फिर वो बाहर निकलती है, फिर एकदम बाहर वाले ब्रांच में बैठ जाती है। इस तरह का डिस्क्रिप्शन पोएट ने दिया हुआ है इसमें। नाउ वी कम टू द एक्सप्लेनेशन। अब हम पोएम का स्टैंजा वाइज समझते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। The laburnum top is silent, quite still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो पोएट ये कह रहे हैं लेबर्नम टॉप, जो पेड़ का टॉप है, वो कैसा है? साइलेंट है। और समय क्या है? सितंबर का मंथ है, दैट इज़ सितंबर का एक आफ्टरनून है, और साइलेंट ट्री है। लीव्स के कलर डिनोट किया है, येलो लीव्स हैं। आफ्टरनून को भी वो येलो सनलाइट बता रहे हैं पोएट के डिस्क्रिप्शन में। और ट्री के डिस्क्रिप्शन कैसा है? ट्री इज़ साइलेंट और इट्स सीड्स फॉलन, यानी कि हम इसे ये समझ सकते हैं पतझड़ का महीना है। लीव्स भी येलो हैं और पतझड़ का समय है, और सितंबर का एक आफ्टरनून का ये इसमें पिक्चराइजेशन दिया हुआ है। Now the meanings, laburnum क्या है? Laburnum is a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. ये laburnum tree का description है। Now we come to the explanation. In the above lines, the poet says he saw a laburnum tree. Leaves कैसे थे उसके? येलो थे। ट्री का टॉप कैसा था? स्टिल एंड साइलेंट, चुपचाप, स्थिर, शांत। और डे टाइम, आफ्टरनून का समय है कौन से मंथ में? सितंबर के मंथ में। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि ऑटम सीजन है, पतझड़ का समय है, और ट्री के सीड्स जो हैं उससे गिर गए हैं। देन वाई द पोएट यूजेज द टर्म येलो? द पोएट यहाँ पे येलो यूज़ करता है वर्ड, बिकॉज हैज़ अ वर्ड येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट। येलो सिंबल है साइलेंस का, डेथ का और ब्यूटी का, और ये पूरा इस कलर से पूरा डिस्क्रिप्शन पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में दिया है। सितंबर डे टाइम, आफ्टरनून का समय है।
लेबर्नम टॉप है, स्टिल है, साइलेंट है, येलो लीव्स है, सीड्स उसके गिर गए, यानी कि डिनोट कर रहा है कि ऑटम सीजन है, पतझड़ का समय है। नाउ वी कम टू द स्टैंजा 2। अब पहले हमने देखा कि ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल टिल द गोल्डफिंच कम्स। जब तक गोल्डफिंच बर्ड नहीं है तब तक वो ट्री साइलेंट है और स्थिर है। जब जैसे ही गोल्डफिंच आती है तो एक ट्विचिंग चिरप आ जाता है, अ सडननेस स्टार्टलमेंट एट ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप of chitterlings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. तो पोएट ये बताते हैं कि जब तक गोल्डफिंच बर्ड नहीं थी तब तक ट्री कैसा था, साइलेंट था, और जैसे ही गोल्डफिंच आती है पूरे ट्री में सडनली एक मूवमेंट होने लगता है, एक स्टार्टलमेंट होने लगता है, बिल्कुल चिटरलिंग्स की आवाज़ आने लगती है, चर्पिंग की आवाज़ आने लगती है, यानी कि बच्चे जो उसमें जो नेस्ट में जो उसके यंग वंस हैं उनकी आवाज़ आने लगती है, बिल्कुल जैसे चौकन्ना हो जाने वाली बात होती है उस तरह से मूवमेंट होने लगता है बर्ड में, सॉरी ट्री में, और पत्ते हिलने लगते हैं, ब्रांच हिलने लगते हैं। नाउ वी कम टू द मीनिंग्स। आप इसको देख लीजिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको समझने में आसानी होगी। Goldfinch, as I said, is a small singing bird. Twitching is sudden jerk movement. Chirrup is a bird making repeated high pitched sounds. Bird का sound है. Startlement मतलब suddenly sudden shock, एकदम अचानक से चौकन्ना होना. Abrupt means rapid, fast. Chitterings means to make a chattering sound. ये movement है. Then tremor of wings means involuntary vibration of the wings. Trillings means to produce a chirruping sound. Tremble means to shake. Trembling means to shake. ये पोएम वर्ड्स के मीनिंग है। देन एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आ करके लेबनम टॉप पे बैठती है वैसे ही जो स्टिल और साइलेंट लेबनम ट्री था वो उसमें मूवमेंट आ जाता, अचानक से चिरप का साउंड आने लगता है, बर्ड क्विक मूवमेंट्स लेती है, फास्ट, कभी इधर बैठ रही है कभी इधर फुदक रही है, और बिल्कुल एक लिजर्ड की तरह, अलर्ट स्लीक एक लिजर्ड की तरह ब्रांच में बैठती है। देन शी मूव्स टूवर्ड्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, यानी कि वो पेड़ के घने पेड़ के अंदर वो एंटर कर लेती है, बिकॉज वहाँ पे उसका नेस्ट होगा, एक सेफ प्लेस में नेस्ट बनाया होगा उसने। वो अपने यंग वंस के पास जाती है। देन हर यंग वंस, जब अपने द यंगर वंस स्टार्ट चिरपिंग एंड डूइंग वाइब्रेशंस विद विंग्स मेकिंग अ साउंड लाइक अ मशीन, और जैसे ही बर्ड अपने यंग वंस के पास नेस्ट में पेड़ के घने पेड़ के अंदर जाती है तो यंग वंस भी एकदम साउंड क्रिएट करने लगते हैं, चिरप क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को पहचानते हैं और रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। और बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड एंड अ यंग वन द ट्री स्टार्ट्स टू शेक एंड थ्रिल, और क्योंकि फिर जो ये मूवमेंट होते हैं वो पूरा पेड़ जैसे थ्रिल मीन्स रोमांचित हो जाना, एक्साइटमेंट, थ्रिल मीन्स एक्साइट हो जाना, थ्रिल मीन्स एक्साइटमेंट। तो जैसे ही वो गोल्डफिंच बर्ड अपने यंग वंस के पास जाती है तो यंग वंस भी बिल्कुल एक्साइट हो जाते हैं और ये पूरे पेड़ में मूवमेंट क्रिएट करने लगता है, बिकॉज ऑफ द चिटरिंग्स एंड चर्पिंग्स एंड थ्रिल्स एंड ट्रेम्बल्स, उससे पूरे पेड़ में क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पोएट ने दो डिफरेंट सिनेरियो को प्रेजेंट किया है। सी द पोएट हैज़ गिवन टू ऑपोजिट सिनेरियोज ऑफ द ट्री। द फर्स्ट at first we see, शुरू में हम देखते हैं the tree first being death like and still and then giving life and shelter to bird and her young ones. A second half next stanza में देखते हैं जब गोल्डफिंच आती है तो ट्री में मूवमेंट होने लगता है, ट्री में उस गोल्डफिंच बर्ड का नेस्ट है जिसमें कि उसकी यंग वंस है उनके पास वो आती है, इससे कि पेड़ में पूरा हलचल और लाइफ की तरह लाइवलीनेस आ जाता है, ट्री कम्स टू लाइफ, ये पोएट का कहने का मतलब है। देन स्टैंजा 3 में now, it is the engine of a family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face identity mask. यहाँ पे पोइट ये कहना चाहते हैं कि ये जो लेबर्नम ट्री है वो उसके फैमिली का इंजन है और वो पूरा उसे जस्ट अ मिनट, द लेबर्नम ट्री इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली एंड शी, फिर वो जब आती है तो अपने यंग वंस को फूड देती है
और फूड देने के बाद उनको उसको फीड करने के बाद, बच्चों को फूड देने के बाद वो ब्रांच एंड में एकदम बाहर वाले ब्रांच में जाकर के बैठ जाती है। और जब वो बाहर जाके बैठ जाती है तो उसका फेस, उसका गोल्डफिंच बर्ड का डार्क कलर्ड स्ट्राइप फेस इज विजिबल एज अ बॉडी इज येलो कलर्ड और एंड हाइड्स बिहाइंड द येलो लीव्स ऑफ द ट्री। उसकी बॉडी येलो कलर का है और वो लीव्स, जो येलो लीव्स उस पेड़ में होते हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं, और क्योंकि पतझड़ की वजह से पेड़ पत्ते भी पीले पड़ गए थे तो उसका बॉडी गोल्डफिश बर्ड का ढक जाता है, बट उसका डार्क कलर्ड स्ट्राइप फेस बहुत ही विजिबल हो जाता है, दिखता है वो। एंड देन शी सिट्स ऑन द आउटर ब्रांच में जाकर के बैठ जाती है वो। देन बच्चों को फीड करने के बाद, एंड देन द फोर्थ स्टैंजा वी सी, then with eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। फिर क्या होता है, लास्ट में बच्चों को फीड करने के बाद वो बर्ड, अभी मैंने बताया वो लास्ट वाले बाहर के ब्रांच में बैठती है। फिर वहाँ पे वो एक स्ट्रेंज, ईरी मीन्स स्ट्रेंज, ईरी मीन्स वियर्ड एंड स्ट्रेंज, एक डेलिकेट विस्लिंग, उसकी वो जैसे वो उसके साउंड निकालती है, एक विस्लिंग साउंड चिरप का, और वो एक बहुत ही डेलिकेट और ईरी डिफरेंट पिच का आवाज़ निकालती है। एंड देन शी फ्लाइज अवे, वो इनफाइनाइट यानी कि स्काई की तरफ उड़ जाती है। लॉन्चेस मीन्स ऊपर की तरफ उड़ जाना, और आसमान में उड़ जाती है। और जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड उड़ जाती है आसमान में, इनफाइनाइट आसमान में, अथाह अथाह में, मतलब स्काई की लिमिटलेस स्काई में जब वो उड़ जाती है, दैट टाइम अगेन द ट्री कम्स बैक टू इज स्टिल एंड साइलेंट स्टेट। जैसा कि हमने देखा कि शुरू में पेड़ था, जब गोल्डफिंच बर्ड अपने ट्री पर बच्चों के पास, अपने यंग वंस के पास नहीं आई थी, उस वक्त जब ट्री स्टिल एंड साइलेंट था, वैसे ही पोजीशन में, वैसे ही स्टेट में ये लेबर्नम ट्री फिर से आ जाता है, बिल्कुल क्वाइट एंड साइलेंट। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, यानी कि फिर वही एम्प्टीनेस, फिर वही खालीपन हो जाता है जब वो गोल्डफिंच बर्ड उड़ जाती है। नाउ एक्सप्लेनेशन देखिए। आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच द बर्ड makes a sweet chirping sound just like whispering, एक eerie sound निकालती है जैसे कि कोई whisper किया हो, and flies away towards the infinite sky। It again makes the laburnum tree silent and death-like। और goldfinch bird के जाने से ट्री वापस अपने फर्स्ट स्टेट में आ जाता है, यानी कि ट्री बिकम्स स्टिल एंड साइलेंट। विद दिस द पोएम एंड्स, यहाँ से पोएम समाप्त होता है। अब हम इसका एक बार डिटेल समरी देख लेते हैं, जिससे कि आपको पोएम का सारांश एक कहानी की तरह से आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आप सब समझ गए होंगे, पर समरी से और भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। द लेबर्नम टॉप इज़ अ पोएम टू बी रिलिश्ड थ्रू इट्स एक्टिव इमेजरी। जैसा कि हमने देखा, पोएम में बहुत सारे इमेजरी का यूज़ किया गया है। ट्री, येलो कलर, गोल्डफिंच बर्ड, द चर्पिंग साउंड, all these things are known as imagery। The name itself presents a picture of hanging yellow flowers that relaxes our mind and takes us to the world of nature's beauty। और लेबर्नम ट्री के येलो फ्लावर्स, मैंने आपको शुरू में लेबर्नम ट्री का इमेज दिखाया। इट हैज़ ये हैंगिंग येलो फ्लावर्स, जो कि नेचर के ब्यूटी को सिग्निफाई करता है कि हमारा नेचर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देन पोएट क्या बात कर रहे थे, सितंबर, दैट इज़ द ऑटम सीजन, और आफ्टरनून, सितंबर आफ्टरनून की बात कर रहे हैं। लेबर्नम टॉप ट्री कैसा है, स्टिल है, क्वाइट है, नो मूवमेंट, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। द आफ्टरनून सन शाइन्स अपॉन द ट्री, ट्री पे सनशाइन है। द येलो सनलाइट सीम्स टू इंटेंसिफाई द ऑरा ऑफ द येलो लेबर्नम ट्री। और येलो सनलाइट में ट्री के येलो लीव्स के साथ ट्री स्टिल एंड साइलेंट वहाँ पर खड़ा है। देन अब क्योंकि ऑटम है तो लीव्स भी मैंने बताया येलो है, और सनलाइट भी येलो है। एंड इट इज़ सितंबर आफ्टरनून, दैट इज़ द ऑटम सीजन। और वहाँ पे एक और डिस्क्रिप्शन था, ऑल द सीड्स हैव फॉलन डाउन, जो पेड़ के सीड्स हैं, क्योंकि पतझड़ ऋतु है तो सीड्स भी गिर गए हैं। एंड दिस पीसफुल साइलेंस, और ये जो साइलेंस में ट्री है वो इंटरप्ट हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, किसके आने से, अराइवल ऑफ गोल्डफिंच बर्ड के आने से पेड़ में
हलचल होने लगता है और वो साइलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अब इट्स अराइवल, गोल्डफिंच के अराइवल से ट्री में हमें एक्टिविटी देखने को मिलता है, यानी कि ट्री में मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ट्री से हमें साउंड सुनने को मिलते हैं। वो साउंड्स किसके हैं? साउंड्स ऑफ चिरप्स एंड ऑन वन एंड ऑफ द ब्रांच सीम्स टू बिकम अलाइव विद ब्रिस्क मूवमेंट्स। और पेड़ के डाल पर गोल्डफिंच बढ़ा के बैठती है तो मूवमेंट भी हमें दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ट्री एक मेडिटेशन में था, एक मौन में था, और अब उस ट्री में अचानक से एक सडनली ट्री एकदम अलर्ट हो गया और मूवमेंट होने लगा है। द गोल्ड फिंच विद अ लिजर्ड लाइक स्विफ्ट मूवमेंट, यहाँ पे गोल्ड फिंच बर्ड को लिजर्ड से कंपेयर किया गया है ताकि उसकी एकदम उसकी चाल से, स्लीक चाल से कंपेयर किया गया है गोल्ड फिंच बर्ड को। और गोल्ड फिंच बर्ड ट्री के थिकनेस में घुस जाती है, यानी कि वो अपने नेस्ट की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका नेस्ट कहाँ है और उसको वहीं पे जाकर के अपने यंग वंस को फीड करना है। हर एंट्री इनटू द ब्रांच एंड लाइवन्स अप द बर्डलिंग्स इन द नेस्ट, और जब वो अपने नेस्ट के पास पहुंचती है तो यंग वंस भी बिल्कुल लाइवली हो जाते हैं। इवन दे स्टार्ट मेकिंग चिरप साउंड्स, वो भी चहचहाने लगते हैं अपनी माँ को देख करके। दे चिटर एंड ट्रिल विद जॉय एंड देयर आर वाइब्रेशंस कॉस्ड बाय द फ्लटरिंग विंग्स, और वो जो हैप्पी हो जाते हैं, जॉयफुल हो जाते हैं, उनके भी पंखों के फड़फड़ाने से ट्री में पूरे वाइब्रेशंस एंड मूवमेंट होने लगता है। देन द होल लेबर्नम ट्री ट्रेम्बल्स, द होल लेबर्नम ट्री ट्रेम्बल्स विद दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स, और इस मूवमेंट से बर्ड के, गोल्डफिंच के आने से, गोल्डफिंच के ब्रांच में बैठने से, गोल्डफिंच के अपने नेस्ट के पास जाने से, उनके यंग वंस के जॉय से, उनके चिटरिंग से, उनके चिरप साउंड से पूरा लेबर्नम ट्री में ट्रेम्बलिंग मूवमेंट होने लगता है। द चिटरिंग बर्डलिंग्स एंड द वाइब्रेंट लेबर्नम ट्री आर लाइक द इंजन ऑफ अ फैमिली, और ये उस गोल्डफिंच फैमिली बर्ड के फैमिली का इंजन के रूप में पोएट बताते हैं। देन द पोएट्स देन वी सी इन द फोर्थ स्टैंजा पोएट एक वर्ड यूज करते हैं, स्टोक्स। द पोएट यूज द वर्ड स्टोक्स, एक लाइन है, शी स्टोक्स इट फुल। तो स्टोक्स टू रेफर द गोल्डफिंच मेरी एनकाउंटर विद अ फैमिली that brings the still laburnum tree to life as well। पोएट इसका स्ट्रोक्स इस सेंस में यूज़ कर रहे हैं कि जब गोल्डफिंच बर्ड अपने यंग वन से, अपनी फैमिली से मिलती है तो जैसे कि लाइफ आ जाता है ट्री में, एंड दे बिकम वेरी हैप्पी। आफ्टर ए ड्यूरेशन ऑफ कंटेंट यूनाइटिंग विद अ फैमिली इन द लेबर्नम ब्रांच, शी गोज टू नदर ब्रांच प्लेफुली। फिर जब वो अपने बच्चों से मिल लेती है, उसके बच्चों को खाना खिला देती है, आफ्टर बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं, देन शी कम्स, फिर वो वहाँ से उड़ के एक आउटर ब्रांच में बैठ जाती है और वहाँ पे उसका फेस हमें विजिबल होता है। Then goldfinch birds generally have patches or stripes across their faces. Hence, her face looks like a mask covering her true identity. तो ऐसा क्योंकि गोल्डफिंच का फेस डार्क कलर का होता है और उसमें स्ट्राइप्स होते हैं, देयरफॉर ऐसा लगता है कि गोल्डफिंच बर्ड अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहती है और एक मास्क पहने हुए, ऐसा डिस्क्रिप्शन पोएट ने दिया है। इसे भी हम कहेंगे इमेजरी का एग्जाम्पल है। Hence, her face looks like a mask covering her true identity. It can also be interpreted it can also be interpreted as a barred face, providing her with some sort of distinctive identity. Next, we can see her making delicate whistling sounds. और लास्ट में हमने देखा कि वो जब आउटर ब्रांच में बैठती है जाकर के गोल्डफिंच बर्ड उड़ने से पहले, देन शी मेक्स स्ट्रेंज ईरी डेलिकेट विस्लिंग साउंड, बिल्कुल एक अलग तरह का डेलिकेट विस्लिंग साउंड निकालती है। एंड हर साउंड्स sound like delicate chirrups also. After lingering around the tree for some time, whistling and chirruping, the goldfinch flies away. कुछ देर वहाँ बैठने के बाद गोल्डफिंच शी लॉन्चेस इनटू द स्काई, यानी कि वो आसमान में उड़ जाती है, इनफाइनाइट आसमान में, अनलिमिटलेस स्काई में उड़ जाती है। और उसके बाद गोल्डफिंच बर्ड के उड़ जाने के बाद ट्री वापस अपने स्टिल और साइलेंट स्टेट में चला जाता है, ट्री वापस से बिल्कुल साइलेंट और स्टिल हो जाता है। इट ऑल्सो डिनोट्स द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द ट्री, और जो यहाँ पे वर्ड इनफाइनाइट यूज़ किया गया है उसमें एक और सेंस है पोएट
अकॉर्डिंग टू द पोएट कि जब वो इनफाइनाइट में उड़ जाते, इट मीन्स कि इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अनंत हो। तो जब अनंत में वो उड़ जाती है तो इसका मतलब ये भी है कि वो काफ़ी लंबे समय के बाद अपने ट्री में आती है, यानी कि ट्री से वो काफ़ी समय तक एब्सेंट रहती है। दैट मीन्स क्योंकि दूरी बता रहा है, इन अनंत जिसकी कोई लिमिट ना हो, तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि मतलब फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम शी इज़ एब्सेंट फ्रॉम द ट्री। इस तरह से वो ट्री से लॉन्ग समय के लिए एब्सेंट रहती है। एंड देन जब गोल्डफिंच बर्ड आसमान में इनफाइनाइट में उड़ जाती है, दैट टाइम द लेबनम ट्री रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट एंड काम। और फिर ट्री वापस बिल्कुल शांत, स्थिर, पहले की तरह खड़ा हो जाता है, क्योंकि गोल्डफिंच बर्ड आसमान में उड़ गई है। उसके यंग वंस भी क्वाइट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। एंड देन अगेन वी सी द पीसफुल and calm laburnum tree as usual. So this was the explanation. I hope आपको समझ आया होगा clearly। और बहुत ही अच्छा पोएम है। नेचर का ब्यूटी भी डिस्क्राइब किया गया है along with the goldfinch and about the young ones and how। इससे ये हमें पता चलता है कि लाइफ भी इस तरह से है, जब थोड़े बहुत हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं या सडन ओकेशंस आते हैं, तो हमारे लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल होता है। मे बी उथल पुथल किसी भी सेंस में आप समझ सकते हैं, मे बी ड्यू टू जॉय और मे बी ड्यू टू सम अनप्लेजेंट थिंग्स, बट देन आफ्टर सम टाइम दैट इज़ अ टेम्पररी स्टेट। वो कुछ समय के लिए होता है और उस समय हमें अपने आउटलुक को पॉजिटिव रखना चाहिए। अगेन आवर लाइफ बिकम्स स्मूथ एंड देन इट गोज़ ऑन, लाइफ गोज़ ऑन। और हमारा एटीट्यूड से हमारा लाइफ भी लाइफ अच्छा चलता रहता है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आपको समझ भी आया होगा। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल बी बैक सून अगेन विद अनदर पोएम। थैंक यू सो मच।